चलिए दोस्तों, आज आप सभी लोग के लिए लेके आया हूँ डिग्री पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी पेपर का, उसका मैं यहाँ पे आंसर लेके आया हूँ, जो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही जवाब दे के आया है। तो ये रहा आपका आंसर की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप सभी लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से रिव्यू कराता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, काव्यखंड के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो संजीवनी काव्यखंड की रूप में निम्न रचना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? तो यहाँ पे संजीवनी है। आप लोग देख लीजिएगा, संजीवनी की कथा वास्तु किस प्रकार की है? तो पौराणिक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से मात्र 5-6 क्वेश्चन ऐसा है जो हमने यहाँ पे नहीं रीड किया है और बाद बाकी क्वेश्चन ऑल टू ऑल आप लोग मिला सकते हैं, जो कि आपको सही ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर छायावाद के कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद कच्छ के पिता कौन थे? तो कच्छ के पिता आप लोग को पता है कि बृहस्पति थे। यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति। शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? तो देवयानी थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर, संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? तो शुक्राचार्य गुरु थे, जो राक्षस के गुरु थे वो थे। संजीवनी काव्य की भाषा है, तो यहाँ पे ये 2 भाषा नहीं हो सकती है, तो बंगाली भी नहीं हो सकती, ये अवधी भाषा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो लगाए होंगे खड़ी बोली या ब्रज भाषा, वो गलत है। संजीवनी काव्य के संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है? तो जीवनदायिनी एक विद्या है, आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत लगा लिया था। देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती थी? तो शुक्राचार्य के आश्रम में वो गुरु थे, उन्हीं के आश्रम में उनकी देवयानी यानी बेटी थी, जो कि शिक्षा ग्रहण करती थी। चलिए आगे, छायावाद युक्तर योग के संबंधित निम्न में से कौन सी कवि हैं? तो महादेवी वर्मा भी हैं और जानकी वल्लभ शास्त्री जी भी हैं। तो आप लोग ए लगाए होंगे तो ए सही है, बी लगाए होंगे तो बी भी सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो आंसर किया आएगा उसमें क्या लगा है वो मुझे पता नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, गंगावर्तन की रचना शैली क्या है? तो इसमें से किसी भी कोई नहीं है गंगावर्तन शैली की रचना, आप लोग देख लीजिएगा। उग्र तप का कर रहे जयगान, ओ भगीरथ जो मनुष्य महान, यह पंक्ति किस रचना से उद्धत है? तो आपको पता है गंगावर्तन में भगीरथ के बारे में ही पूरा दिया गया है। आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, तो इसलिए गंगावर्तन ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर और 16 नंबर और 17 नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे हमने नहीं सही किया है, करेक्शन किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अहिल्या का संबंध किस रचना से है? तो अहिल्या का जो संबंध है वो यहाँ पे उर्वशी से है, क्योंकि अहिल्या का संबंध गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? तो अहिल्या थी। तो ये आप लोग लगा लीजिएगा 19 का सी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र भाषा है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है हिंदी बोलने के, उत्तर प्रदेश है, पंजाब भी है और केरल भी है। तो ये तीनों सही होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अधिक है, तो इसलिए सी आप लोग लगाए होंगे, तो सी भी सही है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, वह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, निज भाषा उन्नति अहे अब सब उन्नति मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हमारे देश में भाषा में कौन सा फॉर्मूला चलता है? तो त्रिभाषी, आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा। इसके बाद 25 नंबर, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। बहुत सारे स्टूडेंट राजभाषा भी लगा दिए थे। ये थोड़ा छोटी बात के लिए गलती हो जाती है, तो आप लोग मिला लीजिए। आपका कितना क्वेश्चन सही है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे 26 नंबर देख सकते हैं, अष्टम अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मगही भाषा शामिल यहाँ पे नहीं है। ये तीनों भाषा शामिल है अष्टम अनुसूची में, ये मगही जो है वो शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय पे चर्चा की गई है? तो राजभाषा नीति पर चर्चा की गई है।
संसदीय राज्यसभा में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राज्यसभा में 20 होते हैं और राज्यसभा में ओनली 10 सदस्य होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको भी पता है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो क ख ग तीनों क्षेत्र हैं। इसके बाद केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय राज्यसभा समिति का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1976 में हुआ था, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, ये आपको भी पता है। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? तो 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। संक्षेपण के गुण में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो शुद्धता ये सम्मिलित नहीं है, ये दोनों सम्मिलित है, आप लोग देख लीजिएगा। सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? तो प्रारूपण कहलाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि कंफर्म मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताया हूँ, लेकिन प्रारूपण कहलाता है, ये आपको होना चाहिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल अवतरण के 1/3 शब्दों में क्या लिखा जाता है? तो संक्षेपण लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 37 का डी हुआ आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, चिराग तले अंधेरा होने का जो कहावत का मतलब है अपनी बुराई नहीं देखना, यानी कोई टीचर है और वह अपने घर में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं बता के वो दूसरे की बड़ाई करता है या बुराई करता है, इसी को कहते हैं अपनी बुराई नहीं देखना। ऊंची दुकान फीकी पकवान का मुहावरा का जो अर्थ है केवल बाह्य प्रदर्शन यानी दिखावा करना। इसके बाद दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए लोककृत का तात्पर्य क्या है? तो अधजल गगरी यानी बिना बुद्धि के कुछ लोग अपना कार्य करते हैं, यानी डींग हाँकना जिसको बोल सकते हैं, वो अपने मन से बकते रहता है। चलिए, 8 हाँसू होना मुहावरे का मतलब क्या है? बुरी तरह से पछताना, ये आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा। कल पड़ना मुहावरा का अर्थ है चैन मिलना, ये आप अपना मिला लीजिएगा और आप लोग गाइड कीजिएगा इसमें कितने क्वेश्चन गलत हैं और सही कितने हैं। आप लोग अपना कंफर्म करके मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग 6-7 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, उसका भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 43 का यहाँ पे आप मिला सकते हैं। अंधा बनना का अर्थ है धोखा देना, अंधा बनाना का अर्थ है धोखा देना, ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद रंग जमाना का जो मुहावरा का तात्पर्य है धाक जमाना है। हाथ मलना का अर्थ है पछताना, ये आपको भी पता था। एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है? आवेदन होता है या प्रतिवेदन भी कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आवेदन लिखे होंगे तो वही सही है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? तो सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ जो होता है वो संविधान होता है। इसके बाद डायरेक्टर का तात्पर्य क्या है? निर्देशक होता है। जो डायरेक्टर करता है वो क्या करता है? डायरेक्टर का क्या काम है? निर्देशन करना, निर्देश करता। आप लोग अगर पढ़े होंगे लॉ पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है डायरेक्शन का क्या काम है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार होता है, ये आपको भी पता है। तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन का मैंने बता दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बिना देखे हुए अगर आप लोग चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन का आंसर मैं आराम से देख लूँ तो हमारे वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।